हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आप लोगों की अभी तो 26 जनवरी की तैयारी चल रही होगी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 26 जनवरी की तैयारी करें और साथ साथ आप अपने एग्जाम की भी तैयारी करें। इसके अभी तक हम लोगों ने मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन को हमने कंप्लीट किया है इसके पहले वाले वीडियो में, और मुझे काफ़ी ही खुशी हो रही है कि आप लोग सब ने इसको लाइक किया है। ठीक है, और आपने सब्सक्राइब भी किया है। जो लोग अगर इसको पहली बार देख रहे हैं, पहली बार इसको अगर इस वीडियो के साथ अगर ज्वाइन किए हैं, तो प्लीज आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करो। आज हम लोग एक फिजिक्स में दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे जिसको हम लोग कहते हैं बैकबोन ऑफ फिजिक्स। क्या कहेंगे उसको? बैकबोन ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स में सबसे पहले जो है, अगर वेक्टर का कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया, वेक्टर अगर आपको समझ में आ गया, तो ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि आपको फिजिक्स में काफी इजी हो जाएगा। जैसे आप एस.सी. वर्मा की बुक को पढ़ते हैं तो शुरू में ही डॉक्टर एस.सी. वर्मा ने लिखा है कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो अगर आपको मैथमेटिक्स आती है तो फिजिक्स समझ में आएगी, और उस फिजिक्स को और अच्छी तरह से इजी वे में समझने के लिए अगर आपका वेक्टर चैप्टर में अगर थ्रू आउट अगर इसका कंसेप्ट अगर क्लियर है, तो आप फिजिक्स को यूं ही इंजॉय करोगे। जब आप फिजिक्स को पढ़ोगे तो आप फिजिक्स को इंजॉय करोगे, आपको जरा सा भी कहीं पे भी थोड़ा सा टेंशन नहीं होगा। तो आज सबसे पहले हम लोग देखेंगे फिजिक्स में वेक्टर। ओके, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये आपको थ्रू आउट 11th 12th IIT जेई मेंस एडवांस सब में इससे एक क्वेश्चन तो रहता ही है, चाहे आपका जेई एडवांस हो। हाँ, हो सकता है कि एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर से वो रिलेट कर देता है, ऐसी पॉसिबिलिटीज है, लेकिन एक क्वेश्चन आपका रहेगा ही और आप इसको आसानी से सॉल्व कर देते हो। पहले आप देखो, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि बेसिकली इस यूनिवर्स में जितनी सारी भी क्वांटिटीज हैं, ऑल द क्वांटिटीज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। टोटल क्वांटिटीज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। एक होती है आपकी कंटिन्यूअस क्वांटिटी एंड अदर इज डिस्क्रीट क्वांटिटी। ओके, वन इज कंटिन्यूअस क्वांटिटी एंड अदर इज डिस्क्रीट क्वांटिटी। तो आप क्या कहोगे कि कंटिन्यूअस क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी विच कैन नॉट बी सेपरेटेड। जैसे अगर आप यहाँ पे सम रूम में है, अगर हम चाहें कि हम रूम को फिजिकली यहां से रूम में से हवा को हटा दें, इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो इस टाइप की क्वांटिटी को हम लोग कहेंगे कि दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड कंटिन्यूअस क्वांटिटी। और जिस क्वांटिटी को आप सेपरेट कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो, उस क्वांटिटी को हम लोग कहेंगे दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड डिस्क्रीट क्वांटिटी। और डिस्क्रीट क्वांटिटी में ही हम लोगों के पास एक क्वांटिटी आती है जिसको हम लोग कहेंगे दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। मेन हम लोग अब यहाँ पे आ गए, अपना जो क्वांटिटी हम लोगों को स्टडी करनी है, हम लोगों को पढ़ना है, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा? हम लोग कहेंगे कि द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। ओके बेटा, तो बेटो अब हम लोग यहाँ पे आते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी, आप यहां से कहोगे फिजिकल क्वांटिटी। ओके, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो यहां से हम कहेंगे कि द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। जिस क्वांटिटी को आप मेजर कर सकते हो, उस क्वांटिटी को आप कहोगे दैट क्वांटिटी
is called physical quantity. And now the physical quantity, it is of two types. Okay, देखो बेटे क्या कहेंगे हम लोग कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी होती है इट इज ऑफ टू टाइप. वन इज द स्केलर क्वांटिटी, एक होगी स्केलर क्वांटिटी एंड अदर इज वेक्टर क्वांटिटी. Physical quantity can be divided into two quantity. One is scalar and other is vector. अब देखो, a scalar quantity is that quantity a scalar quantity is that quantity which gives full specification about itself by its magnitude only. यानी जो क्वांटिटी अपने बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन सिर्फ अपने मैग्नीट्यूड से ही दे देगी तो उस क्वांटिटी को आप कहोगे दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूंगा कि बताइए कि अभी टेम्परेचर कितना है, तो तुम कहते हो कि 10 डिग्री है, 20 डिग्री है, 30 डिग्री है, 40 एंड सो ऑन. ऐसा कभी आप कहते हुए नहीं सुनते हो कि नॉर्थ डायरेक्शन में 10 डिग्री है. नहीं, क्योंकि आप सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड को बता दोगे, डायरेक्शन को चेंज कर देने से इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है. तो इस क्वांटिटी को हम लोग कहेंगे दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी. अगर मैं कहूंगा कि मेरा हाइट कितना है आप पूछोगे तो मैं आपसे कहूंगा 5 फीट 7 इंच है. इट्स ओके, इससे अब आगे आपको इसमें बताने की जरूरत नहीं है. तो इसमें आप कह सकते हो कि जैसे स्केलर क्वांटिटी हो गया, तो स्केलर क्वांटिटी में आपके पास मास कह सकते हो, वॉल्यूम आपका हो गया, डेंसिटी को आप कह सकते हो, टेम्परेचर हो गया, टाइम हो गया, ये सब जो क्वांटिटी इटीसी, इस क्वांटिटी को हम लोग कहेंगे दिस इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी. कि इसमें आप अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड को बता देते हो तो अपने बारे में ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दे देता है. अब देखो दूसरा हम लोग यहां पे अब आएंगे दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी. दूसरा जो हम लोग के पास होगा इसको हम लोग कहेंगे लोग कि वेक्टर क्वांटिटी. तो देखो वेक्टर क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी which has magnitude as well as direction, obey the vector law of addition and also having sense. अब एक बात आप पहले से जानते थे, 9th में आपने पढ़ा होगा डेफिनेशन कि मैं जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, उसको हम लोग कहेंगे कि आपके पास वेक्टर क्वांटिटी हो गई. हमने थोड़ा सा और वेक्टर्स के डेफिनेशन को हमने इसमें दो टर्म्स और यूज किया है, obey the vector law of addition and also having sense. तो देखो बेटा एक्चुअल में इसमें सेंस कहने का मतलब क्या हुआ, ये तो आप नोन है कि इसको अपना एक ऐड करने का अपना एक मेथड होगा. ठीक है, सेंस कहने का मतलब ये है कि अभी कोई वेक्टर क्वांटिटी का पोजीशन ये है तो तुम बता सकते हो कि इसके कुछ टाइम पहले इसका पोजीशन क्या था, कुछ टाइम के बाद इसका पोजीशन क्या हो जाता है. जैसे सपोज कीजिए कि मैं आपसे कह दूं कि आपको अपने घर से इंस्टीट्यूट तक आने में 15 मिनट लगता है. कितना लगता है? आपको अपने घर से इंस्टीट्यूट तक आने में 15 मिनट लगता है. 9 o'clock की क्लास थी आपकी, आप अपने घर से कितने बजे निकलोगे? 8:45 पे. 9 o'clock क्लास शुरू होनी थी, 9:05 हो गया, आप वहां पे नहीं आए. ठीक है, मैं आपके घर पे फोन किया कि सौरभ जो है अभी तक क्लास में नहीं आया. वो
रिप्लाई आता है उसके पेरेंट्स से कि सर 5 मिनट में पहुंच जाएगा, 5 मिनट में पहुंच जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि मैं 9:05 पे फोन किया और वो वहां से रिप्लाई कर रही हैं कि 5 मिनट में पहुंच जाएगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि सौरभ अपने घर से 10 मिनट लेट निकला होगा। कैसे निकला होगा? उसको निकलना चाहिए था, तो ये हुआ आपका, ठीक है। यानी वो 55 में निकला है घर से, अब वो 9:10 में पहुंचेगा। तो दिस इज द सेंस। कभी भी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो अगर तुम वेक्टर्स के बारे में जब तक, जैसे अगर आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, आप कहोगे कि मम्मी मैं जा रहा हूं, मम्मी का आंसर क्या होगा? आप कहां जा रहे हो कि बेटे कहां जा रहे हो, ठीक है। कभी भी आपको बताना पड़ेगा कि कहां जा रहे हो। ये फोर्स है, ये फोर्स हमने लगाया, क्या पूछेंगे? इस फोर्स को आपने किस पे लगाया, कहां पे लगाया? तो दिस इज द, कभी भी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर्स क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। जब तक आप मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन उसमें क्लैरिफाई नहीं करोगे, वेक्टर्स आपका मीनिंग आपको उसका समझ में नहीं आएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे लेकर के देखेंगे वेक्टर्स के एग्जांपल में, आप यहां से कह सकते हो कि सर डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। आप यहां से कह सकते हो कि वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ओके। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, मींस vectors quantity having magnitude as well as direction, obey the vector law of addition and also having sense, कि उसमें सेंस भी होगा। और सेंस कहने का मतलब हमने आपको बता दिया कि अभी कोई वेक्टर क्वांटिटी है, इसका पोजीशन अगर ये है तो तुम बता सकते हो कि सर्टेन टाइम बाद इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, ये इतना टाइम पहले इसका पोजीशन क्या था। ये सब आप इससे वेक्टर से रिलेटेड तुम इसको कह सकते हो, ठीक है। नाउ हाउ कैन यू रिप्रेजेंट द वेक्टर्स? तो बेटा अब हम लोग देखेंगे लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे? तो देखो, वेक्टर्स क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कि अगर आपके पास ये अगर एक वेक्टर है, इस एक क्वांटिटी है, इसके ऊपर अगर आप एक एरो दे दोगे तो दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एंड ये आप दिमाग में बैठा लो कि वेक्टर्स में कभी भी एरो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होता है, राइट टू लेफ्ट एरो डिफाइन नहीं होता है, ओके। राइट टू लेफ्ट एरो डिफाइन नहीं होगा, वेक्टर्स क्वांटिटी पे एरो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होता है। तो अगर मेरे पास ये कोई एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमने कह दिया कि दिस इज ए वेक्टर, ओके। तो इसको हम लोग कहते हैं लोग, दिस इज कॉल्ड हेड ऑफ द वेक्टर, दिस इज द हेड। और इसको हम लोग कहेंगे, यहां से ये जो गिवन है, दिस इज कॉल्ड टेल ऑफ द वेक्टर। तो यहां से ये हेड हो गया, यहां से आपके पास ये टेल हो गया, और यहां से यहां तक का ये जो पार्ट होता है, इसको हम लोग कहेंगे, जो लाइन सेगमेंट है, दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, ओके। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स। और वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को हम लोग ऐसे लिखते हैं, इन बिटवीन टू वर्टिकल लाइन, ओके। तो दिस इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स, कि कोई भी अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर्स क्वांटिटी में ऐसे होगा। यस रघुमणि, आप बताइए कि मेरे पास एक वेक्टर अगर ए है, ओके, और दूसरा वेक्टर्स मेरे पास ये है ए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू वेक्टर्स? ए में, इस वेक्टर में और इस वेक्टर्स में डिफरेंस क्या है? यस रघुमणि, नो, क्या कह रहे हैं आप?
दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन इज अपोजिट, यही कह रहा है ना। चलिए आप बताइए अखिल, आप रघुमणि के साथ हैं? अदीब आप बताइए। देखिए आप लोग ये कह रहे हैं कि दीज टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ये याद रखिएगा। अभी जस्ट हमने बताया था कि ये दिस इज ए वेक्टर, दिस इज नॉट ए वेक्टर। ओके, ये एक वेक्टर क्वांटिटी और ये वेक्टर है ही नहीं। अभी हमने कहा था ना कि वेक्टर क्वांटिटी पे एरो ऑलवेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होता है, राइट टू लेफ्ट एरो डिफाइन नहीं होता है। अगर आपको मैग्नीट्यूड को सेम रख करके उसके डायरेक्शन को अपोजिट करनी है तो जस्ट आप इसके पहले एक माइनस साइन को दे दो। दीज टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, बट दिस इज नॉट ए वेक्टर। क्लियर हो गया कि वेक्टर्स क्वांटिटी के अगर आपको मैग्नीट्यूड को सेम रख करके डायरेक्शन को अपोजिट करनी है तो आप सिंपली उसके ऊपर एक बगल में आप माइनस का साइन दे दोगे तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि दीज टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर हो गया? अब ऐसी गलती नहीं होगी। अब जैसे देखो मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर विथ ए स्केलर, अगर कोई एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उस वेक्टर क्वांटिटी को जब आप एक स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो हम यहां से कहेंगे कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर विथ ए स्केलर। सपोज दिस इज ए वेक्टर ए, ओके, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। तो कभी भी याद रखोगे कि जब तुम एक वेक्टर क्वांटिटी को एक पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका मैग्नीट्यूड उतना टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा बट इट डायरेक्शन इज रिमेन सेम। जैसे अगर मैं यहां से लिखता हूं 2a, 2a कहने का मतलब होगा कि जस्ट इसका मैग्नीट्यूड डबल हो गया बट डायरेक्शन इसका सेम है। ओके, अगर मैं इसको एक निगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तब क्या होगा? मीन्स मैग्नीट्यूड विल इंक्रीज 3 टाइम्स, मैग्नीट्यूड इसका 3 गुना बढ़ जाएगा बट डायरेक्शन क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। तो आप कभी भी याद रखिएगा कि जब आप एक वेक्टर क्वांटिटी को पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड उतना टाइम्स बढ़ जाता है और डायरेक्शन उसका सेम रहेगा। और जब आप एक निगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हो तो निगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग देखते हैं कि उसका डायरेक्शन जो होता है मैग्नीट्यूड उतना टाइम्स बढ़ेगा बट इसका डायरेक्शन जस्ट रिवर्स हो जाएगा। तो हमने अभी देखा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर विथ ए स्केलर, नॉट मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर विथ ए वेक्टर, नो, just here we have multiplication of vector with a scalar। वेक्टर्स का वेक्टर्स क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने का दूसरा मेथड है, हम लोग उसको करेंगे। आप अभी हम लोगों ने वेक्टर्स को स्केलर से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। अब देखो, तो अभी तक हम लोगों ने लर्न किया वेक्टर्स को आपने डिफाइन कैसे किया और आपने इसको जो है डायरेक्शन मैग्नीट्यूड देखा, आपने इसको मल्टीप्लाई किया और आपने इसको जो है रिप्रेजेंट हम लोगों ने कैसे किया ये भी हम लोगों ने देखा। तो जो अभी अभी अगर इस वीडियो को देख रहे हो, अभी अभी अगर आप इसको अगर आप ज्वाइन किए हुए हैं तो प्लीज आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। जो लोग अगर इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं प्लीज उस लिंक पे आप क्लिक करोगे
आप उस वीडियो तक आप उसको देख लें, ठीक है। तो अब हम लोग यहां पे आते हैं टाइप ऑफ वेक्टर्स। यस, टाइप ऑफ वेक्टर, टाइप ऑफ वेक्टर। तो देखो, सबसे पहले हम यहां पे देखेंगे टाइप ऑफ वेक्टर्स में नल वेक्टर। ओके, दिस इज नल वेक्टर, या हम इसको कहेंगे लोग, इट इज ऑल्सो कॉल्ड जीरो वेक्टर। ओके, नल वेक्टर कहेंगे और इट इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। तो देखो, नल वेक्टर सुनने से ही लग रहा है जीरो वेक्टर्स, द वेक्टर्स क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो एंड डायरेक्शन इज आर्बिट्ररी। कि जिस वेक्टर्स क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा एंड डायरेक्शन आर्बिट्ररी होगा, उस वेक्टर्स को हम लोग कहेंगे लोग दैट इज कॉल्ड जीरो वेक्टर, और जीरो वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, दिस इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। अब एक क्वेश्चन है कि सर ये तो ठीक है, आर्बिट्ररी कहने का मतलब क्या होता है? आर्बिट्ररी कहने का मतलब होगा कि इसका डायरेक्शन 100% आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप उसको चूज करो कि किस डायरेक्शन में इसको जाना है। मैं आपसे कहूंगा गिव मी एनी एग्जांपल ऑफ नल वेक्टर और जीरो वेक्टर्स, जो आप लोग सब जानते हो, सबको आता है, लेकिन बताने में थोड़ी सी आप लोगों को परेशानी हो रही है। यस, बोलिए सार्थक। नो, जाउल, नो। आता है आप लोगों को, मुझे पता है, आप नहीं बताओगे वो दूसरी बात है, लेकिन जब मैं वही बात आपको बताऊंगा क्योंकि यस यस सर सबको आती है, आप बता नहीं रहे हो। देखो, जीरो वेक्टर्स हम लोगों ने जस्ट अभी 1D मोशन में किया है कि इफ ए बॉडी स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? जीरो। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए नल वेक्टर, दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए जीरो वेक्टर। इफ ए बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? दिस इज जीरो, दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए नल वेक्टर। आप अपने स्कूल गए और स्कूल से फिर तुम अपने घर वापस आ गए, आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जीरो। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए नल वेक्टर। ओके, द वेक्टर क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो एंड डायरेक्शन इज आर्बिट्ररी। तो उस वेक्टर्स को हम लोग कहते हैं लोग कि दैट वेक्टर्स इज कॉल्ड जीरो वेक्टर्स। क्लियर हो गया? अब देखो, दूसरा मेरे पास यहां पे आएगा जिसको हम लोग कहेंगे लोग कि यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, ओके, यूनिट वेक्टर। द वेक्टर क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, जिस वेक्टर्स क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड 1 होगा उस वेक्टर को हम लोग कहेंगे कि दैट वेक्टर इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ओके, द वेक्टर क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज 1। अगर मेरे पास ये कोई एक वेक्टर है, ओके, तो इस वेक्टर्स को अगर हम लोग मैग्नीट्यूड इसका 1 हो जाएगा तो इस वेक्टर्स को हम लोग कहेंगे कि दिस वेक्टर्स इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर्स, कि ये मेरा यूनिट वेक्टर हो गया। किसी भी वेक्टर्स के डायरेक्शन में अगर आपको यूनिट वेक्टर्स फाइंड करना है तो इफ अगर ए के ऊपर एरो दे देते हो तो ये अगर आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ए के ऊपर जब तुम्हें कैप दे दोगे, ओके, तो दिस इज ए यूनिट वेक्टर। और किसी भी वेक्टर्स के डायरेक्शन में अगर आप एक यूनिट वेक्टर्स फाइंड करोगे तो हम कहेंगे ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। ओके, ए यूनिट वेक्टर in the direction of any vector
इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। अब जैसे देखो, आप जानते हैं कि एक्सिस कितने हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। देखो ऐसे कह सकते हो कि अगर कोई एक ट्रेन होता है, रेलगाड़ी होती है, तो उस रेलगाड़ी के बेसिकली देयर आर टू पार्ट्स। एक पार्ट होता है इंजन और दूसरा पार्ट होता है बॉगी। तो तुम देखोगे क्या कि जिस डायरेक्शन में इंजन मूव करता है उसके पीछे 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 आपका बॉगी भी जाता है। ओके, तो अगर आपको एक वेक्टर्स क्वांटिटी के भी दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है यूनिट वेक्टर और दूसरा होता है मैग्नीट्यूड, इस दोनों को मिलाने के बाद तब आपके पास जाकर के एक वेक्टर बनता है। तो ऐसे कह सकते हो कि जैसे ट्रेन कैसे होता है, इंजन और बॉगी को मिला करके ट्रेन बनती है, तो इसी तरह से मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर्स को कंबाइन कर दोगे तब जाकर के आपका वेक्टर्स बनता है। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर यूनिट वेक्टर्स किसी वेक्टर का इंजन है तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया, उसका बॉगी होगा। यानी आप कह सकते हो कि यूनिट वेक्टर इज द इंजन ऑफ ए वेक्टर। ओके, तो क्लियर हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि मेरे पास एक्सिस जो होते हैं 3 एक्सिस होते हैं। ओके, हम यहां से अगर इसमें से लेकर के देखेंगे तो हम लोग जानते हैं कि एक होता है मेरा एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस और तीसरा जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा इसको जे से, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है इसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस आई से, वाई के एक्सिस में जे से और इसके अलोंग के से। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 2i, कहने का मतलब क्या होगा, दिस वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 2 यूनिट एंड एक्टिंग अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, कि इस वेक्टर्स क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड 2 है और ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के अलोंग ये एक्ट करता है। अगर मेरे पास किसी वेक्टर्स क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड वेक्टर्स -3j है, कहने का मतलब क्या होगा कि इस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड 3 है एंड इट इज एक्टिंग निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। ओके, इसी तरह से अगर आपके पास कहीं पे 4k लिखा हुआ है, कहने का मतलब क्या होगा कि इस वेक्टर्स क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड जो है 4 है एंड इट इज एक्टिंग अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। तो बच्चों, यूनिट वेक्टर्स का मतलब समझ में आ गया। यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वेक्टर्स, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मैथ में भी यूनिट वेक्टर्स फाइंड करने के लिए आएगा। कोई एक यूनिट वेक्टर्स है जो इस वेक्टर्स के साथ इतना एंगल बनाता है, उसके साथ इतना एंगल बनाता है, तो आप उसके मैग्नीट्यूड को निकालो। तो कभी भी कहेंगे यूनिट वेक्टर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। ओके, किसी भी वेक्टर्स के डायरेक्शन में अगर हम लोग यूनिट वेक्टर्स को निकालेंगे तो कहेंगे ए यूनिट वेक्टर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर्स इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। अब देखो, इसके बाद तीसरा हम लोगों के पास यहां पे आएगा जिसको हम लोग कहेंगे लोग दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। दूसरा मेरे पास यहां से आएगा, इसको हम लोग कहेंगे लोग कि पोजीशन वेक्टर। ओके, दूसरा हो जाएगा पोजीशन वेक्टर। तो एक्चुअल में पोजीशन वेक्टर क्या है, देखो पोजीशन वेक्टर क्या है कि कोई भी अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ये पोजीशन वेक्टर्स उस वेक्टर्स क्वांटिटी को बताता है कि ओरिजिन के रेस्पेक्ट में उसका मैग्नीट्यूड क्या है और उसका डायरेक्शन क्या है। मींस वो कितने एंगल पे है,
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ, और ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है। जैसे अगर मैं कंसीडर कर लूं कि मेरे पास यहां से अगर दिस इज एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस हो गया, ये पॉइंट पी हो गया, हमने यहां से अगर इसको कह दिया, तो आर अगर इसका पोजीशन वेक्टर है तो ओपी को आप लिखोगे ओपी पोजीशन वेक्टर, दिस इज इक्वल टू आर। मीन्स पोजीशन वेक्टर आपको क्या बताता है कि ओरिजिन के रेस्पेक्ट में आपका पोजीशन क्या है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ कितने एंगल पे इंक्लाइंड है और ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है। तो ये आपको देता है पोजीशन वेक्टर। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वेक्टर्स, ये काफी हम लोग उसका यूज होगा। ओके कि अगर कोई भी दो पॉइंट्स अगर गिवन है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में अगर उनका पोजीशन गिवन है, तो आप बताइए कि उसके दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, वो दोनों वेक्टर्स क्या होंगे। तो इस कंसेप्ट को यूज करके आप दो वेक्टर्स को आपस में उसके पोजीशन को रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर क्या बताता है बेटा, ये बताता है कि कोई भी वेक्टर्स क्वांटिटी ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस से कितने एंगल पे इंक्लाइंड है। ओके, अब देखो इसके बाद तब हम लोग के पास यहां पे आता है जिसको हम लोग कहेंगे लोग कि कॉलिनियर वेक्टर्स। ओके, कॉलिनियर वेक्टर्स। आप कहोगे कि इफ लाइन ऑफ एक्शन, जैसे लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, जैसे देखो अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो जो एरो रिप्रेजेंट करती है इसको कहते हैं लोग लाइन ऑफ एक्शन। तो अगर आपके पास कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटी है और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अगर एक सेम लाइन के अलोंग हो जाएगा, क्या कहेंगे कि देयर आर लाइन ऑफ एक्शन आर अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। जैसे एक वेक्टर मेरे पास यहां से ये हो गया, ओके, और दूसरा वेक्टर अगर बी हो गया, तो दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। दूसरा केस ये हो सकता है कि अगर मेरे पास एक वेक्टर ए हो गया और दूसरा अगर मेरा यहां से अगर ये वेक्टर बी हो गया, तो दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। तो ए एंड बी अगर कोई भी दो वेक्टर्स है तो इनका लाइन ऑफ एक्शन जब एक सेम लाइन के अलोंग होगा, डायरेक्शन सेम भी हो सकता है और अपोजिट भी हो सकता है, तब उस वेक्टर्स को हम लोग कहेंगे कि दैट वेक्टर्स आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स। ओके, ये जो वेक्टर क्वांटिटी है इसको हम लोग कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे लोग कि कॉलिनियर वेक्टर्स। आई एम वेरी सॉरी कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू वेक्टर्स आर अलोंग द सेम लाइन, डायरेक्शन सेम भी हो सकता है और अपोजिट भी हो सकता है, तो उस वेक्टर्स को हम लोग कहेंगे कि दैट वेक्टर्स आर कॉल्ड कॉलिनियर वेक्टर्स। ओके, अब देखो दूसरा होता है अब मेरे पास यहां से कि कोप्लेनर वेक्टर्स। ओके, कोप्लेनर वेक्टर्स, तो जैसे देखो इफ 3 और मोर देन 3 वेक्टर्स लाई इन ए प्लेन और पैरेलल टू ए प्लेन, क्या कहेंगे बेटा, इफ 3 और मोर देन 3 वेक्टर्स लाई इन ए प्लेन और पैरेलल टू ए प्लेन, तो दैट वेक्टर्स आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। जैसे देखो अगर मैं कंसीडर कर लूं मेरे पास यहां से हो गया दिस इज वेक्टर ए, ये मेरे पास यहां से हो गया दिस इज वेक्टर बी, ये हो गया मेरे पास वेक्टर सी, ये हो गया वेक्टर डी। तो ऑल दीज वेक्टर्स आर लाई इन द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड। जितने सारे भी वेक्टर्स हैं ये सब एक प्लेन में लाई करते हैं, तो इस वेक्टर्स को हम लोग कहेंगे दिस वेक्टर्स आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स। तो कभी भी कोई भी वेक्टर्स किसी एक प्लेन में लाई करेगा या किसी एक प्लेन की बात करेगा, पैरेलल हो जाएगा।
मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताता हूँ। एक आज से करीब 2-3 साल पहले दिल्ली में फिरोज शाह कोटला है क्रिकेट स्टेडियम, क्रिकेट ग्राउंड, वहां पे इंडिया और इसका इंग्लैंड का मैच चल रहा था, लोग देख रहे थे। लोग एक बार जो है कि मधुमक्खी का छत्ता पूरे इसमें आ गया, पूरा एकदम आ करके उड़ने लगा सब। अब क्या हो भाई, सब लोग ये हो गए, तो अंपायर कहा जितने सारे भी प्लेयर्स है कि सबको कहा कि आप ग्राउंड में लेट जाओ। सब ऐसे ग्राउंड में लेट गए और लेट करके सब उसको देख रहे हैं लोग, मधुमक्खी को, उड़ते हुए जा रही है मधुमक्खी। तो आप वहां पे कह सकते हो कि जब सब प्लेयर में अगर लेट गए थे, एट दैट टाइम्स दे ऑल आर को-प्लेनर। ठीक है, जब अंपायर जैसे ही कहा कि आप लोग सब ग्राउंड में लेट जाओ, तो सब ग्राउंड में लेट गए। तो उस डायरेक्शन सबका अलग अलग था, ऐसा नहीं था कि सब एक ही, जो जिस वे में था उसी वे में अपना लेट गया। तो उसमें आप कह सकते हो कि वहां पे वो जो सब क्रिकेट के प्लेयर थे एट ए टाइम वो सब क्या हो गए थे, को-प्लेनर हो गए थे। ठीक है, तो 3 और मोर देन 3 वेक्टर्स लाई इन ए प्लेन और पैरेलल टू ए प्लेन, तो उसको हम लोग कहेंगे लोग दैट इज कॉल्ड को-प्लेनर वेक्टर्स। ये वाली घटना आप लोग टीवी में भी देख सकते हैं, ये सब काफी आया हुआ था। ठीक है, अब देखो इसमें और मेरे पास अभी काफी सारे वेक्टर्स हैं। जैसे हम लोग देखेंगे लोग कि कोई इनिशियल वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट सेम होगा, लाइक एंड अनलाइक वेक्टर कि जब दो वेक्टर्स क्वांटिटी का डायरेक्शन सेम होता है तो उसको लाइक कहेंगे। जब इनका डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है तो उसको कहेंगे, जैसे हमने कहा को इनिशियल, तो देखो इसके नाम से ही लग रहा है को इनिशियल वेक्टर, यानी किसी भी वेक्टर्स क्वांटिटी का सबका अगर इनिशियल पॉइंट सेम होगा, अगर हम इसको कह सकते हैं कि दिस इज वेक्टर ए, ये वेक्टर बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, तो इसको हम लोग कहेंगे दिस इज कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स। ओके, कि मेरे पास को इनिशियल वेक्टर हो गया। दूसरा होता है मेरे पास लाइक एंड अनलाइक वेक्टर। तो देखो अगर दो वेक्टर्स क्वांटिटी दोनों का डायरेक्शन अगर सेम होगा तो अब इसको हम लोग कहेंगे, मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है, जब डायरेक्शन दोनों का सेम होगा तो इसको कहेंगे लाइक वेक्टर, और जब डायरेक्शन दोनों का अपोजिट हो जाएगा तो इसको हम लोग कहेंगे लोग दिस इज कॉल्ड अनलाइक वेक्टर। इसी तरह से पोलर वेक्टर होता है, कोएक्सियल वेक्टर्स होता है, निगेटिव वेक्टर्स होगा एंड सो ऑन। तो वहां पे हम लोग उतना नहीं जाएंगे। अगर इतना का कंसेप्ट आपको आता है, इतना कंसेप्ट अगर तुम सीख गए हो, आपको वेक्टर्स के टाइप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, एंजॉय कर रहे हैं आप लोग? गुड, बहुत अच्छी बात है। अब देखो, अब हम लोग यहां पे आते हैं, अब हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर। नोट डाउन। अब यहां पे हम लोग आते हैं और इसको कहेंगे कि एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, कि अब आप चाहोगे कि आप वेक्टर्स को अलजेब्रा मेथड से आप इसको ऐड कर दें, अलजेब्रा मेथड से आप इसका एडिशन कर दें, तो ये आपको जो है नहीं, इसका अपना एक स्पेसिफिक रूल होता है जिसके थ्रू आप वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। तो अगर ये वेक्टर्स क्वांटिटी को जब हम लोग ऐड करते हैं तो वेक्टर्स क्वांटिटी को ऐड करने का मेरे पास बेसिकली देयर आर 2 लॉ है। अगर जो स्टूडेंट्स अभी अभी जो आए हैं, या अगर आप अभी अभी आप मेरे इस को वीडियो को ज्वाइन कर रहे हैं, क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, तो एक बार प्लीज आप लाइक और सब्सक्राइब कर दो। ठीक है,
अगर आपको इसके पहले के बारे में, जैसे हमने बताया था मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, उसके ऊपर 3 वीडियो ऑलरेडी मैं दे चुका हूं। काफी लोगों का कमेंट भी आया है, आप लोग क्लास वाले भी काफी इंजॉय करते हो। तो आप जो लिंक पे आप क्लिक करें और वहां पे जाकर के आप पीछे वाले वीडियो को भी अच्छी तरह से देख सकते हैं, आप उसको समझ सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगता है, आप उसको एंजॉय करते हो, तो लाइक और शेयर तो आपको बनता है। तो देखो, आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर। तो यहाँ पे वेक्टर्स क्वांटिटी को ऐड करने का देयर आर 2 मेथड। ओके, देयर आर 2 मेथड टू ऐड ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, कि वेक्टर्स क्वांटिटी को ऐड करने का 2 मेथड। एक होता है मेरा ट्रायंगल लॉ और दूसरा होता है मेरा पैरेललोग्राम लॉ। ओके, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है कि वेक्टर्स क्वांटिटी को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो वेक्टर्स क्वांटिटी को ऐड करने का मेरा 2 लॉ है। एक है ट्रायंगल लॉ और दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ। तो देखो, पहले स्टेटमेंट सुनो। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि 2 वेक्टर्स acting on a body at the same times are represented by 2 sides of a triangle taken in order. Then their resultant is represented by its third side whose sense is opposite to these vectors. फिर सुनो, 2 वेक्टर्स किसी एक बॉडी पे साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहे हैं एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, मींस ए बी बी सी, दिस इज द ऑर्डर टेकन इन ऑर्डर। देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय इट थर्ड साइड whose sense is opposite to these vector. तो दिस इज द स्टेटमेंट। ओके, आप स्टेटमेंट सुन लो, आप उसको याद कर लो, इसको लिख लो। अगर स्कूल में हो तो स्कूल में तो पक्का आएगा कि राइट डाउन द स्टेटमेंट ट्रायंगल और वेक्टर एडिशन, और आप उसको प्रूफ करो। तो स्टेटमेंट आपको याद हो गया, क्लियर है सबको, कि 2 वेक्टर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी एट द सेम टाइम्स रिप्रेजेंटेड बाय 2 sides of a triangle taken in order, then their resultant is represented by its third side whose sense is opposite to these vector। देखो कैसे कहेंगे, देखो अब क्या कहता है ट्रायंगल लॉ कि जैसे सपोज कीजिए कि मेरे पास एक वेक्टर ए हो गया। ओके, दूसरा वेक्टर अगर मेरे पास यहां से अगर हो गया कि दिस इज वेक्टर बी। ओके, तो एक वेक्टर ए हो गया, दूसरा वेक्टर अगर मेरे पास बी हो गया। आप क्या करो, इसके टेल को ए के हेड पे रखो। तो जब आप इसके टेल के इसके हेड पे रख दो, याद रखिएगा कि वेक्टर क्वांटिटी का स्पेस में ओरिएंटेशन सेम होता है। इंडिपेंडेंट आप कह सकते हो कि ओरिएंटेशन ऑफ ए वेक्टर्स इन स्पेस इज इंडिपेंडेंट। कहने का मतलब हुआ कि अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को सेम रख के आप कहीं पे भी लेकर के चले जाओ, इट विल रिमेन सेम। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी मैं यहां पे ला दूं, यहां पे ला दूं, यहां पे ला दूं, यहां पे ला दूं, तो अगर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को सेम रख करके तुम इसको कहीं पे भी लेकर के चले जाओगे तो ये क्या होता है, सेम होता है। ओके, तो हमने क्या किया, इस वेक्टर बी के टेल को ए के हेड पे रखते हैं। तो देखो हमने इसको कह दिया दिस इज बी। ओके, और आप यहां से इसके टेल को इसके हेड से ज्वाइन कर दो। तो दिस इज इक्वल टू आर विच इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी।
ये हो गया आपका रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स। ओके, ए को टेल्स को बी के हेड से ज्वाइन कर देते हैं। तो देखो याद रखना, आपने 9th में पढ़ा होगा, इसमें पढ़ा होगा 10th में, कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर देन होता है। आप यहां पे क्या देख रहे हो, दो साइड का सम थर्ड साइड के इक्वल है, तो दिस इज नॉट अलजेब्रिक सम, दिस इज वेक्टर सम। हियर वी विल कंसीडर इट डायरेक्शन ऑल्सो। तो कभी भी स्टूडेंट सबको एक प्रॉब्लम होता है कि दो वेक्टर्स अगर गिवन होंगे तो उसके दोनों वेक्टर्स के डायरेक्शन को कैसे लेंगे। तो जैसे देखो, सिंपल माइंड में याद रखना कि दो वेक्टर्स जहां से डाइवर्ज करेंगी दैट इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर। जैसे देखो, एक वेक्टर्स मेरे पास ए हो गया, यहां से अगर ये वेक्टर्स बी हो गया, तो हम कहेंगे दिस इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। ये दोनों वेक्टर्स का एंगल हो गया, ठीक है। अब जैसे देखो, हाँ बताइए प्रम, दिस इज अ वेक्टर यहां से, और इसके बीच का एंगल अगर ये 60, ठीक है। एक वेक्टर अगर मेरे पास दिस इज ए एंड दिस इज बी, हाँ प्रम, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। कार्तिक, व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स, 60। देखो अभी हमने आपको क्या बताया कि कभी भी जहां से दो वेक्टर्स डाइवर्ज करते हैं, तो देखो एक आ रहा है दूसरा जा रहा है, तो यहां पे ऐसे नहीं करेंगे। क्या करोगे, वेक्टर्स क्वांटिटी का स्पेस में ओरिएंटेशन इंडिपेंडेंट होता है, आप यहां से इसको आगे बढ़ाओ। अब यहां से ये डाइवर्ज करेगा तो दिस इज द एंगल, तो ये 60 है, तो ये एंगल हो जाएगा 120। ओके, अगर मेरे पास यहां से एक वेक्टर ऐसे है, दूसरा वेक्टर अगर मेरे पास यहां से अगर ऐसे आ गया, अगर ये एंगल थीटा होगा तो इस दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल हो जाएगा पाई माइनस थीटा। ओके, तो याद रखिएगा जहां से दोनों वेक्टर्स डाइवर्ज करेंगी दैट इज द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स। इसमें आप लोग बहुत ब्यूटीफुल आप गलती करोगे। देखिएगा, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा और आप उतनी ही अच्छी तरह से, जनरली होता है स्टूडेंट सबसे गलती हो जाती है, मिस्टेक वो कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद अब हम लोग यहां पे देखेंगे पैरेललोग्राम लॉ। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि टू वेक्टर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी एट द सेम टाइम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। क्या कहेंगे, टू वेक्टर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी एट द सेम टाइम्स आर represented by two adjacent sides of a parallelogram, then their resultant is represented by its diagonal। जैसे देखो, अगर एक वेक्टर अगर ए हो गया, दिस इज वेक्टर ए, दूसरा मेरे पास यहां से ये हो गया, दिस इज वेक्टर बी, तो एक वेक्टर ए हो गया, दूसरा वेक्टर बी हो गया। इस पॉइंट्स को अगर हमने ओ कह दिया, आप क्या करो, इस दोनों को साइड्स को लेकर के आप एक पैरेललोग्राम को फॉर्म करो। आप दोनों को साइड को लेकर के आप एक पैरेललोग्राम को फॉर्म करोगे, तो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा इट विल गिव्स यू द रिजल्टेंट विच इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ओके, ठीक है। तो आज हम लोगों ने देखा कि कोई भी अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उस वेक्टर्स क्वांटिटी को आप हम लोगों ने डिफाइन किया, फिर यहां पे हम लोगों ने देखा कि ऐड करने का
दो मेथड होता है, ट्रायंगल लॉ होता है, पैरेललोग्राम लॉ होता है। सबसे बेसिक था इसमें कि जनरली स्टूडेंट सबको एंगल लेने में प्रॉब्लम होती है। अब हम लोग इसको में देखेंगे कि एडिशन ऑफ वेक्टर, ओके, कि वेक्टर्स के एडिशन को, कि प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, कि वेक्टर्स क्वांटिटी को जब हम लोग ऐड करें। हाँ, क्या बोल रहे हैं वो बटो? रिजल्टेंट। देखो, रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर्स कहने का मतलब ये हुआ ना कि द इफेक्ट ऑफ टू और मोर देन टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल वेक्टर। कि 10 के इफेक्ट को एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करोगे तो इसको कहेंगे हम लोग, दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स। ओके, जैसे देखो अभी के टाइम में है कि आप फिल्म देखते हो, मैं भी फिल्म देखता हूं, सब लोग फिल्म देखते थे। जब हम लोग पढ़ते थे, अगर सर से बोल दो कि फिल्म देखने गए थे या फिल्म देखे हैं, तो फिर वो बुखार झाड़ देते थे। ओके, उस टाइम में काफी डिफरेंस होता था। अब तो क्या होता है, स्टूडेंट्स, टीचर, माँ बहन सब साथ में बैठ करके, अब फैशन हो गया। उस टाइम में अगर टीचर जान गया कि फिल्म देखने गया था, तो अब क्या बताएं, समझ जाओ। आप देखते हो कि विलेन में और हीरो में मारपीट होता है, देखते हो ना, जनरल होता है। फिल्म में विलेन काफी होते हैं और हीरो बेचारा अकेले होता है। शुरू में आकर के खूब मारता है, लोग खूब पीटता है, खूब मार खाता है, मार करके गिर जाता है, एकदम लगता है कि अब इसके अंदर जान नहीं है। फिर साइड से अगर कहीं से हीरोइन आ और हीरोइन आकर के कह देती है मारो, पता नहीं हीरो को कहां से ताकत आ जाता है, अब उठ करके अकेले सबको पीट देता है। क्या किया, पहले सबसे मार खाया, उसके बाद जैसे ही इसकी एंट्री हुई, ये उठ करके सबको अकेले पीट देता है, अकेले मार देता है। तो हीरो जो सबको पीट दिया, दैट इज द रिजल्टेंट। डिफरेंट सारे फोर्स हीरो के ऊपर एक्ट किए, बट इसने सबको क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। तो हीरो जो अकेले सबको पीटा, ये हो गया आपका रिजल्टेंट। इसको हम लोग कहेंगे लोग रिजल्टेंट वेक्टर्स। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने सीखा। अब हम लोग देखेंगे इसमें कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर्स क्वांटिटी को ऐड करने का आप यहां से कह सकते हो कि इसकी प्रॉपर्टीज होती है। ओके, फर्स्ट में होता है एडिशन ऑफ वेक्टर इज कम्यूटेटिव। ओके, एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन, तो देखो फर्स्ट में होता है वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव कहने का मतलब होगा कि कोई भी दो वेक्टर होगा तो a प्लस बी इट मस्ट बी इक्वल टू b प्लस ए। ओके, कि a प्लस बी इट मस्ट बी इक्वल टू b प्लस ए। कैसे? जैसे हमने कहा था कि एक वेक्टर अगर a है, ओके, और आपने b को a के हेड पे रखा, तो ये आपका हो जाएगा वेक्टर a, और इसको आपने कह दिया वेक्टर b, तो इसका रिजल्टेंट यहां से हो जाएगा r, विच इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b। अब क्या कर सकते हो आप, ऐसा कर सकते हो ना कि हम b के हेड पे ही, ये मेरे पास हो गया दिस इज वेक्टर b। ओके, तो b के हेड पे ही अगर हम a को रख देते हैं, तो ना दिस रिजल्टेंट इज इक्वल टू वेक्टर b प्लस वेक्टर a। कहने का मतलब ये होगा कि आप a प्लस बी कहो या b, यानी ऑर्डर आप कोई भी रखेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तीसरा हो जाता है मेरा एसोसिएटिव।
वेक्टर एडिशन क्या होता है? एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मेरे पास कोई भी 3 वेक्टर्स है तो ऑर्डर आप कोई भी चूज करो, रिजल्टेंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ओके, ए प्लस बी प्लस सी, इट मस्ट बी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो ये कोई भी ऑर्डर होगा। जैसे देखो, अगर मेरे पास यहां पे एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर अगर मेरे पास बी हो गया, और तीसरा वेक्टर अगर मेरे पास यहां से हो गया, दिस इज वेक्टर सी। ओ ए बी सी। ओके, तो जैसे देखो, आप यहां से कह सकते हो कि अगर एसोसिएटिव आप प्रूफ करना चाहते हो तो इसको आप कह सकते हो कि दिस इज ओ ए प्लस ए बी, इट मस्ट बी इक्वल टू ओ बी। यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इट मस्ट बी इक्वल टू ओ बी। और मैं यहां से लिख सकता हूं कि ओ बी प्लस बी सी, दिस इज इक्वल टू ओ सी। या आप लिखोगे कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी, इट मस्ट बी इक्वल टू ओ सी। दूसरा मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि ए बी प्लस बी सी विच इज इक्वल टू ए सी, मीन्स वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, दिस इज इक्वल टू ए सी। या आप लिख सकते हो कि ओ ए प्लस ए सी विच इज इक्वल टू ओ सी, मीन्स वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी, दिस इज इक्वल टू ओ सी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देखो इस दोनों को अगर आप इक्वेट करोगे तो आपके पास यहां से आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये होगा कि अगर कितने सारे भी वेक्टर्स गिवन होंगे, आप ऑर्डर कोई भी ले लो, उससे कोई, किसी को भी आगे कर दो, किसी को भी पीछे कर दो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन बताइए आप ईशांक, कोई भी एक वेक्टर कितने वेक्टर का सम हो सकता है? टू वेक्टर्स, 3 वेक्टर्स, 4 वेक्टर्स एंड इनफाइनाइट वेक्टर्स। यस। परवेज? यस। दक्षिता? देखिए, हमने जैसे यहां पे कहा तो आपका आंसर ये होना चाहिए, ओके, कि कोई भी एक वेक्टर इनफाइनाइट वेक्टर का सम हो सकता है। जिस तरह से हमने ओ ए ओ बी कहा, आप बहुत सारा ऐसे ऐसे वेक्टर कर दो, एक वेक्टर ऐसे गया, दूसरा ऐसे गया, तीसरा ऐसे गया, एंड सो ऑन। तो याद रखिएगा कि अगर कभी भी क्वेश्चन आता है कि कोई भी एक वेक्टर कितने वेक्टर्स का सम हो सकता है, तो हम लोग कहेंगे कि एक वेक्टर्स इनफाइनाइट वेक्टर्स का सम होगा। तो देखो बच्चों, आज हम लोगों ने यहाँ पे वेक्टर्स को डिफाइन किया, हमने इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सीखा, हमने आपको ऐड करने के लिए बताया, ऐड करने की हमने इसकी प्रॉपर्टीज को देखी। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे कि हम लोग इसके मैग्नीट्यूड को कैसे निकालेंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में मैग्नीट्यूड को आप कैसे निकालेंगे। तो प्लीज, अगर आपने वेक्टर्स को एंजॉय किया, अगर आपको अच्छा लगा, उम्मीद करते हैं, तो प्लीज आप इसको लाइक और शेयर करना न भूलें, और आप इसको डिस्क्राइब करें। आज इतना रहने देते हैं, आप खुश रहें। ठीक।